presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Powered by Swaraj Tractors. नया स्वराज मेरा स्वराज. Co-powered by Mongia Steels, स्टील का बादशाह. In association with JK Tyre, Total Control. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर यह है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव 6 और 11 नवंबर को होंगे और 14 नवंबर को आपको पता चल जाएगा कि इस चुनाव का नतीजा क्या हुआ, यानी नतीजों का ऐलान होगा 14 तारीख को। बिहार में 22 साल के बाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद 47 लाख वोट काट दिए गए और इसके बाद ये पहला चुनाव हो रहा है। इसलिए मतदाता शुद्धिकरण के लिहाज से बिहार के चुनावों को ऐतिहासिक माना जा रहा है। इस बार के चुनाव में विपक्ष ने वोट चोरी को ही अपना सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। आज हम बिहार के इस ब्लॉकबस्टर चुनाव को आपके लिए डिकोड करेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि कॉफ सिरप बच्चों के लिए अब मौत का सिरप कैसे बन गया है और इसे पीने के बाद 20 बच्चों की मौत हो चुकी है। ये मिलावटी सिरप था जिसमें एक ऐसा केमिकल मिलाया गया था जो ब्रेक ऑयल और पेंट्स में मिलाया जाता है। अगर आप भी अपने बच्चों को खांसी के लिए इस प्रकार का कोई सिरप पिलाते हैं तो आपको हमारा आज का ये विश्लेषण बहुत ध्यान से देखना चाहिए। और आखिर में आपको दिखाएंगे कि क्या क्रिकेटर रोहित शर्मा के साथ नाइंसाफी हुई है। जिस भारतीय टीम को रोहित शर्मा ने अपने जीवन के 18 साल दे दिए, उस टीम ने रोहित शर्मा को कप्तानी का 1 और साल देने से इनकार कर दिया। तो क्या बीसीसीआई ने रोहित शर्मा की कप्तानी पर ब्रेक लगाकर एक गलत शॉट खेला है या फिर यह टीम इंडिया के भविष्य के लिए जरूरी था? आज हम इस सवाल को भी आपके लिए डिकोड करेंगे। लेकिन सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव के ब्लॉकबस्टर को आपके लिए डिकोड करते हैं, क्योंकि बिहार चुनावों की तारीखों की घोषणा हो गई है और बिहार में 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 2 चरणों में होगा। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगी, तब 121 सीटों पर वोटिंग की जाएगी और दूसरे चरण का जो मतदान है वो 11 नवंबर को होगा और तब 122 सीटों पर वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी और इससे पहले 2020 में विधानसभा का चुनाव 3 चरणों में हुआ था, लेकिन इस बार 2 चरणों में होगा। 6 नवंबर और 11 नवंबर ये 2 तिथियां आप याद कर सकते हैं। इसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव में 7 करोड़ 43 लाख वोटर्स इस बार वोट डालेंगे। इनमें से 14 लाख वोटर ऐसे हैं जो पहली बार वोटिंग करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि 14,000 मतदाता ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 100 साल या उससे भी ज्यादा है। करीब 8,50,000 कर्मचारी इस बार चुनाव की ड्यूटी पर होंगे। पोलिंग बूथ पर भीड़ कम करने के लिए इस बार 90,712 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और हर बूथ पर औसतन 818 वोटर होंगे। इस बार चुनाव आयोग ने अपने अलग अलग 40 ऐप्स को मिलाकर एक नया ऐप ECI नेट लॉन्च किया है। अगर आप भी चाहें, अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप इलेक्शन कमीशन के इस ऐप पर जा सकते हैं और आपको हर जानकारी यहां से लाइव मिलती रहेगी। इसलिए यह भी आप नोट कर लीजिए। और वोटर्स की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, वो भी आप नोट कर लीजिए, जो खास तौर पर हमारे बिहार के दर्शक हैं। 1950-1950 ये हेल्पलाइन नंबर है वोटर्स की मदद करने के लिए और ये भी आपके काम की जानकारी है जो मैं चाहूंगा कि आप इसे नोट करके रखें। इस बार
बिहार के विधानसभा चुनाव में पहली बार 17 नए बदलाव किए गए हैं, जिसमें से कुछ बड़े बदलावों के बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि ये जो बदलाव हैं इस बार अगर ये सफल रहे तो पूरे देश में आपको देखने को मिलेंगे। अब जो वोटर हैं वो पोलिंग बूथ तक अपना मोबाइल फोन ले जा सकते हैं और मोबाइल फोन जमा करने के लिए पोलिंग बूथ पर बाकायदा एक नई सुविधा आपका इंतजार कर रही होगी। आप अपने मोबाइल फोन पोलिंग बूथ तक ले जाइए, वहां पर इन मोबाइल फोन्स को जमा कीजिए और फिर अपना वोट आप डाल सकते हैं। तो ये एक नई चीज है, आप मोबाइल फोन ले जाइए और खुलकर अपना वोट डालिए। ईवीएम में इस बार हर उम्मीदवार की रंगीन फोटो होगी और नाम भी बड़े बड़े अक्षरों में होगा, ताकि आपको पढ़ने में और पहचानने में आसानी रहे। सभी बूथ्स पर वोटिंग को कैमरे में रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसे लाइव देखा जा सकता है, और किसी भी बूथ में 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे। चुनाव आयोग की यह कोशिश है कि किसी भी बूथ पर ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। 800 से लेकर 1200 के बीच ही मतदाता किसी भी बूथ में रहेंगे। अब पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम के आखिरी 2 राउंड से पहले होगी। इससे पहले अगर आप याद करें तो शुरुआत में ही पोस्टल बैलेट की गिनती हो जाया करती थी, लेकिन अब बाद में होगी। चुनाव खत्म होने के कुछ दिनों में ही इलेक्शन इंडेक्स जारी कर दिया जाएगा और इसमें कितने लोगों ने वोट डाला, कितनी महिलाओं ने वोट डाला, कितना परसेंटेज मतदान हुआ, ये सारी जो जानकारी है ये सार्वजनिक हो जाएगी, आप भी देख सकते हैं। अब हर प्रत्याशी अपने एजेंट को बूथ से 100 मीटर की दूरी तक तैनात कर सकता है। ये सभी नियम धीरे धीरे अब देश भर के चुनाव में लागू किए जाएंगे और इन बदलावों से देश भर के चुनाव में 3 सबसे बड़े असर आपको दिखाई देंगे। पहला, फर्जी मतदाताओं की संख्या या तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी। दूसरा, चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता इसके बाद बढ़ेगी। और तीसरा, वोटर्स के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी और इससे वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ सकता है। तो देखिए वोटर्स की सुविधाएं क्या क्या हैं। अब आपको बहुत देर तक लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि बूथों की संख्या बढ़ा दी गई है। हर बूथ पर इस बार कम भीड़ रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। जो वोटिंग हो रही है वो सब कैमरे में रिकॉर्ड होगी और आप अपना मोबाइल फोन बूथ तक ले जा सकते हैं। इस बार आपको बड़े बड़े अक्षरों में प्रत्याशी का नाम देखने को मिलेगा, उनकी फोटो भी देखने को मिलेगी। 22 साल के बाद पहली बार बिहार में चुनाव SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद हो रहा है और इस SIR के जरिए 47 लाख वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। यानी इस बार 47 लाख वोट कट गए हैं। ये गैर कानूनी वोट थे। अब आपको बताते हैं कि पिछले चुनाव में किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी, ताकि आपको यह समझ में आए कि आज की स्थिति क्या है, कौन सी पार्टी कहां खड़ी है। बिहार विधानसभा में कुल मिलाकर 243 सीटें और बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 122 सीटें चाहिए। जो भी 122 सीटें जीत लेगा वो अपनी सरकार बना लेगा। 2020 का जब चुनाव हुआ था पिछली बार, उसमें एनडीए को 125 सीटें मिली थी और विपक्ष के महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी, जबकि दोनों गठबंधनों का जो वोट परसेंट था वो बराबर था, लगभग 38%। तो यह खास बात है, दोनों का जो वोट परसेंटेज था वो 38% के आसपास था। 2020 के चुनाव में एनडीए के अंतर्गत यानी एनडीए में बीजेपी और जेडीयू एक साथ थे। इस बार भी दोनों एक साथ हैं, यानी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो जोड़ी थी वो पहले भी एक साथ थी, इस बार भी वो जोड़ी एक साथ है। जबकि विपक्ष के महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस शामिल थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 75 सीटें जीती थी और 23.5% वोट आरजेडी को मिले थे। आप कह सकते हैं कि आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थी। 75 सीट जीतकर सीटें भी सबसे ज्यादा थी और वोट प्रतिशत भी सबसे ज्यादा था, 23.5%। बीजेपी दूसरे नंबर पर थी 74 सीटों के साथ और उसे करीब 20% वोट मिले थे। जेडीयू को 43 सीटें मिली थी, जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है, और करीब 16% वोट जेडीयू को मिले थे, 15.7 अगर बिल्कुल एग्जैक्ट बताएं तो। कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी और उसे लगभग 10% वोट मिले थे। कांग्रेस बिहार में सबसे छोटी पार्टी है इन सारी पार्टियों की बात करें तो। इस बार बिहार चुनाव के 4 सबसे बड़े मुद्दे हैं।
सबसे बड़ा मुद्दा जो अब बन गया है वो तो है SIR। चुनाव आयोग ने पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जी वोटर्स को हटाने के लिए ये SIR शुरू किया था, लेकिन राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी से जोड़ दिया और एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। इसलिए बड़ी बात यह है कि जो वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं, ये इस मुद्दे की भी अग्नि परीक्षा है। इस बार बिहार के जो वोटर्स हैं वो बता देंगे कि वाकई उन्हें लगता है कि वोट चोरी हुई है या फिर वो कुछ और सोचते हैं। दूसरा, घुसपैठिए इस बार बिहार चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी लगातार अवैध घुसपैठियों का जिक्र करके बिहार की सुरक्षा का मुद्दा उठा रही है और ये भी कह रही है कि बाहर से दूसरे देशों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बांग्लादेश से यहाँ पर आ रहे हैं और जो बिहार के लोगों का जो हक होना चाहिए था उसे मार रहे हैं। तीसरा, बीजेपी और एनडीए बार बार लोगों को जंगल राज का डर दिखा रहे हैं। एनडीए लगातार ये कह रहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार आ गई, अगर आरजेडी की सरकार आ गई तो पुराना जंगल राज लौट आएगा। चौथा, महिलाएं। एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए इस बार महिला वोटर्स एक बहुत अहम फैक्टर होगा। आज ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 21 लाख महिलाओं को उनके बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए हैं। इस योजना को प्रधानमंत्री मोदी ने 26 सितंबर को लॉन्च किया था और अब तक 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की सरकारी मदद मिल चुकी है। ये बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है। अगर महिलाओं के खाते में सीधे ये पैसे पहुंच गई तो फिर महिलाएं ये चाहेंगी कि ये पैसा लगातार आता रहे और ये पैसा तब आएगा जब एनडीए की सरकार आएगी वापस। चुनाव प्रचार में एनडीए लगातार विकास के मुद्दे पर जोर दे रहा है और महागठबंधन नीतीश कुमार के खराब स्वास्थ्य और उनकी बढ़ती उम्र को लगातार मुद्दा बना रहा है। विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, वो बीमार रहते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इस समय उनके लिए सरकार चलाना मुश्किल हो रहा है। इस बार बिहार के चुनाव में प्रशांत किशोर और उनकी नई पार्टी जन सुराज की बड़ी चर्चा हो रही है। क्या प्रशांत किशोर इस चुनाव में कोई असर डालेंगे और प्रशांत किशोर पहली बात तो ये कितने वोट लेंगे और जो वोट वो काटेंगे किसके वोट वो काटेंगे? क्या प्रशांत किशोर इस बार एनडीए के वोट काटने वाले हैं या फिर आरजेडी और कांग्रेस के वोट काटने वाले हैं? ये जानना भी बड़ा दिलचस्प रहेगा। लेकिन आपको इस बार चुनाव के नतीजों में यह भी पता चलेगा कि प्रशांत किशोर में कितना दम है। मीडिया में तो लगातार वो छाए रहते हैं, उन्हें बहुत समय दिया जाता है मीडिया में, लगातार हर चैनल पर उनके इंटरव्यूज चलते रहते हैं, लेकिन चुनाव में उनका प्रदर्शन क्या रहेगा? इससे पहले वो दूसरी पार्टियों को कंसल्टेंसी देते थे, बताते थे कि चुनाव कैसे जीतना है, लेकिन इस बार खुद चुनाव में खड़े हैं। इस बार उन्हें खुद अपनी पार्टी को जिताना है और उनके अंदर कितना दम है इस चुनाव में पता चल जाएगा। और ये भी महत्वपूर्ण होगा जानना कि वो किसकी वोट काटने वाले हैं, उनका जो नुकसान पहुंचाएंगे वो किसे पहुंचाएंगे। अब एक नया मुद्दा आ गया है, महिलाओं के बुर्का या नकाब पहनकर मतदान करने के मुद्दे पर अब एक नई राजनीति बिहार में शुरू हो गई है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि जो महिलाएं बुर्का पहनकर मतदान करती हैं उनकी जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही बीजेपी ने मांग की है कि यदि मतदान केंद्रों पर बुर्का पहनकर वोटिंग की अनुमति है तो फिर घूंघट रखने वाली महिलाओं पर भी रोक नहीं होनी चाहिए। विपक्ष के महागठबंधन ने बीजेपी पर बुर्का की राजनीति के जरिए ध्रुवीकरण का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग के नियम क्या कहते हैं? ये नियम कहते हैं कि महिला अधिकारी कोई भी पहचान के लिए बुर्का, नकाब या घूंघट हटाकर चेहरा दिखाने के लिए कह सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2010 में स्पष्ट किया था कि वोटर आईडी कार्ड के लिए नकाब हटाकर मतदाता पहचान पत्र के लिए फोटो खिंचवाना होगा। अगर कोई मतदाता बुर्का या नकाब पहनकर मतदान केंद्र पर आती है तो महिला चुनाव अधिकारी मतदान से पहले पहचान को सुनिश्चित करने के लिए उनका चेहरा देख सकती है। तो अगर कोई महिला सरकारी अधिकारी इनमें से किसी से भी ये कहे कि आप बुर्का हटाइए, नकाब हटाइए, आपको अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा, तो फिर इन महिलाओं को अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा, चाहे उन्होंने नकाब पहना हो, बुर्का पहना हो या फिर घूंघट किया हो। अब बड़ी बात यह है कि चुनावों के नतीजे तो आ ही जाएंगे। चुनावों की जो तिथि है उसका ऐलान आज हो गया है, लेकिन अभी तक दोनों ही पक्ष, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो, इन दोनों ने ही अभी तक टिकटों का बंटवारा नहीं किया है।
इस बार बीजेपी अपने उम्मीदवारों के चयन में KJ फॉर्मूला अपना रही है, जहां K का मतलब है कामकाज और J का मतलब है जन समर्थन। यानी जिन मंत्रियों और विधायकों का कामकाज अच्छा है, जिनसे जनता खुश है, उन्हें टिकट दिया जाएगा। इस बार बीजेपी बिहार की जनता के सुझावों पर चुनावी घोषणा पत्र अपना तैयार कर रही है और इसके लिए पार्टी ने जन सुझाव अभियान शुरू किया है, जिसके तहत बिहार के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की राय ली जाएगी। उनकी राय लेकर फिर बीजेपी उनसे वादा करेगी कि अगर उनकी सरकार आई तो वो क्या क्या करने वाले हैं। अब देखिए नतीजे क्या हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर मैच है और पूरे भारत में, चाहे आप किसी भी राज्य में रहते हो, किसी भी शहर में रहते हो, आपकी नज़र बिहार के चुनाव पर ज़रूर पड़ेगी और आपको भी इंतज़ार रहेगा 14 नवंबर का कि पता तो चले कि बिहार के लोग चाहते क्या हैं। तो मान लीजिए अगर बिहार के चुनाव में अगर NDA फिर से जीत गया तो इसका क्या मतलब होगा? तो मतलब प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में और ज़्यादा मजबूत हुए हैं। इसका मतलब ये होगा प्रधानमंत्री मोदी का जो ब्रांड है वो और ज़्यादा मजबूत होगा अगर NDA बिहार में चुनाव जीत जाता है। तो इस बार बिहार की जीत नीतीश कुमार के नाम पर नहीं बल्कि सीधे प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर मानी जाएगी। अगर NDA की जीत होती है तो ये लालू यादव के परिवार के लिए काफी नुकसानदायक साबित होगा, क्योंकि उन्हें अब 5 साल और ऐसे ही विपक्ष में बैठना पड़ेगा। पिछले 20 साल से राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD अपने दम पर बिहार में सरकार नहीं बना पाई है। राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, ये उस मुद्दे की भी अग्नि परीक्षा होगी। अगर NDA चुनाव जीतता है तो ये संदेश जाएगा कि जनता ने राहुल गांधी और वोट चोरी के उनके इस मुद्दे को नकार दिया है। और अगर ये बराबर की टक्कर रही, अगर महागठबंधन NDA से आगे निकल गया, तो आप ये समझिए तो फिर इसका मतलब होगा कि बिहार की जनता को तेजस्वी यादव का नेतृत्व पसंद आ रहा है, नीतीश कुमार की बजाय। बिहार की जनता को राहुल गांधी के भाषण आकर्षक लग रहे हैं और उन्हें वोट चोरी के मुद्दे में दम नजर आ रहा है। अगर विपक्ष की सरकार बिहार में बन जाती है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि जो इंडिया गठबंधन बना था उसे एक नई जिंदगी मिलेगी, उसे एक नई मजबूती मिलेगी और विपक्ष की इस टीम में राहुल गांधी की जो मजबूती है वो पहले से ज़्यादा हो जाएगी और तेजस्वी यादव की जो मजबूती है वो भी पहले से बढ़ जाएगी। और इस समय तेजस्वी यादव खास तौर पर उन्हें बहुत ज़रूरत है कि वो विपक्ष में और ज़्यादा समय ना बैठें, क्योंकि उनका परिवार जो है वो भी टूट रहा है और उनके जो वोटर हैं उनका भी धैर्य हो सकता है टूट जाए अगर उन्हें ये पता चलेगा कि अब 5 साल और RJD को विपक्ष में बैठना है। बिहार चुनाव के बाद अब आपको लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, जहां पर प्रकृति की नाराजगी आपको दिखाई देगी। हाल ही में आपने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के दौरान पहाड़ों को टूटते हुए देखा होगा। अब यही स्थिति दार्जिलिंग में हो रही है। रविवार यानी 5 अक्टूबर को वहां पर बहुत तेज बारिश हुई। लगातार बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ और उसकी वजह से दार्जिलिंग में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 100 लोग घायल हैं। दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटे में 300 मिलीमीटर के आसपास बारिश हो चुकी है, जबकि वहां अक्टूबर के महीने में औसतन सिर्फ 121 मिलीमीटर बारिश होती है। यानी पूरे महीने में औसतन जितनी बारिश होती है उससे लगभग 2.5 गुना बारिश सिर्फ 24 घंटे के अंदर हो गई। और अचानक हुई इस बारिश से भूटान और सिक्किम से आने वाली नदियों में जल स्तर बढ़ गया, पानी बहुत ज्यादा हो गया, जिससे दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बाढ़ आ गई। सबसे पहले आप दार्जिलिंग की ये तस्वीरें देखिए, वहां के लोगों की बातें सुनिए और इसके बाद हम आपको इस तबाही की वजह बताएंगे। तक तो पूरा बारिश को पूरा भारी बारिश हुआ और उसी टाइम में ये हाईवे का जो मिरिक जाने का एक ब्रिज था, स्टील ब्रिज अभी यहाँ पे है, ये चला गया। तो गांव का आदमी जितना भी है सब आतंकित हो गया।
ये 5 तारीख सुबह 3 बजे का हादसा हुआ था। इसमें हमारा पूरा गांव के ऊपर का लैंड स्लाइड होके पूरा हमारा 20 एकड़ गांव पूरा चला गया है। अभी इसके घर में 7 डेड बॉडी मिला। 3:30 बजे करीब रात में भोर में हम उठा, पूरा इतना जल पानी था, पूरा पानी था। और हमारा घर में एक गाड़ी है, टोटो गाड़ी, वो पूरा डूब गया था। ये हमारा बच्चा है छोटा, हाँ, इसको लिए हम सांस न ले पा रहे थे। हम घर तोड़ करके, टीना तोड़ करके हम ये बच्चा को लेकर के निकला हुआ, हम बाहर निकले हैं। इतना पानी था, बहुत मुश्किल से दूसरा का घर में जाके, उसका तो खाट ऊंचा था, घर इतना ऊंचा था, थोड़ा किसी तरह जाके उसका घर में ऊपर में जाके बैठा जाके। सबसे पहले आपको मानचित्र पर यह दिखाते हैं कि दार्जिलिंग असल में कहां पर है। पहले देख लीजिए, ये पश्चिम बंगाल में रणनीतिक तौर पर भारत के सबसे महत्वपूर्ण इलाकों में से एक चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर मौजूद है। यह है दार्जिलिंग, जहां पर आप देख पा रहे हैं। और यह भारत के मेनलैंड यानी मुख्य भूभाग को नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों से जोड़ता है। सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़े इस कॉरिडोर पर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और तिब्बत की सीमाएं मिलती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है ये। अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर किसी भी तरह की रुकावट आ जाए तो नॉर्थ ईस्ट के राज्य भारत से कट सकते हैं, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। दार्जिलिंग में जो कुछ हुआ उसे प्राकृतिक हादसा कहा जा रहा है, लेकिन असल में ये मैन मेड डिजास्टर है, यानी इसके लिए इंसान भी जिम्मेदार है, हम सब जिम्मेदार हैं। वर्ष 2023 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लैंडस्लाइड पर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें दार्जिलिंग को देश का 35वां सबसे ज्यादा खतरनाक इलाका बताया गया था। यानी वहां प्राकृतिक आपदा का खतरा बहुत ज्यादा है। इस इलाके की लाल और चिकनी मिट्टी पहाड़ की ढलानों को मजबूती नहीं दे पाती, और बारिश होते ही ये आसानी से जो मिट्टी है पहाड़ों के ऊपर ये बह जाती है। वहां की सरकार को लैंडस्लाइड रोकने के लिए पहले से ही कोशिशें और पूरी तैयारी करके रखनी चाहिए थी, लेकिन आपदा प्रबंधन में लापरवाही हुई। सुरक्षा के जो उपाय थे वो पर्याप्त नहीं थे, और इसीलिए चेतावनी के बावजूद ये स्थिति हो गई। हालांकि ये पहला मौका नहीं है। दार्जिलिंग में पिछले 126 वर्षों में 7 बड़े लैंडस्लाइड्स हो चुके हैं। हाल के समय में लैंडस्लाइड्स की जो वजह है वो दार्जिलिंग में आए 4 बड़े बदलाव हैं। तो देखिए दार्जिलिंग कैसे बदल रहा है। पहला, पिछले 25 वर्षों में दार्जिलिंग की जनसंख्या 33% बढ़ चुकी है। 2001 में वहां की जनसंख्या 16.5 लाख थी और अब 21.5 लाख है, जिसके बाद पहाड़ों पर तेज रफ्तार से मकान बनाए जा रहे हैं, घर बनाए गए, कमजोर ढलानों पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया और वहां पर लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मकान बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, वहां पर दुकानें बन रही हैं, और कंस्ट्रक्शन इतना ज्यादा है कि पहाड़ जो हैं अब कमजोर हो गए। दूसरा, अब पहाड़ों पर तेज और अचानक आने वाली बारिश की जो घटनाएं हैं वो बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड का खतरा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम बदल रहा है और अब कभी भी तेज और अचानक बारिश आ जाती है, बेमौसम की बरसात। तीसरा, पहाड़ों पर नदियों और धाराओं के प्राकृतिक रास्तों पर अब लोगों ने अपने मकान बना लिए हैं, वहां पर बसावट आ गई है, मकान बन गए, होटल्स बन गए, फैक्ट्रियां बन गई, जिसको जो मिला वहां पर उन्होंने मकान खड़ा कर लिया। यह असल में नदियों का रास्ता है, यह नदियों की जमीन है, यह पहाड़ों की जमीन है, यह प्रकृति की जमीन है, जिस पर इंसान ने कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से नदियों का बहाव रुक गया और प्राकृतिक आपदा की आशंका बढ़ गई। अब जब ये नदियां आती हैं तो ये इंसान से अपना रास्ता वापस छीन रही हैं। ये नदियों का इलाका है, ये नदियों का घर है। नदियों के घर पर जब इंसान अपने घर बना लेगा तो एक ना एक दिन ये नदियां उससे अपना घर मांगेंगी, और जब उसे वापस नहीं मिलता तो फिर ये नदियां हर इंसान से ऐसे छीनती है। और चौथी बात यह है कि होटल्स, रिजॉर्ट्स, सड़कें, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, इनका लगातार निर्माण हो रहा है और अब पहाड़ इतने निर्माण को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनकी क्षमता से ज्यादा निर्माण पहाड़ों के ऊपर हो रहा है, पहाड़ों को चीर चीर कर काटा जा रहा है। हमारे पहाड़ों पर हर जगह एक जैसे हादसे हो रहे हैं, आपने देखा होगा, चाहे हिमाचल प्रदेश हो,
उत्तराखंड हो, वहां पर भी आपने बिल्कुल ऐसी ही तस्वीरें देखी हाल ही में। और अब दार्जिलिंग में भी बिल्कुल वैसी ही तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। दार्जिलिंग अलग नहीं है मसूरी से, दार्जिलिंग अलग नहीं है शिमला से। दार्जिलिंग में भी वही गलती हो रही है जो देश के दूसरे पहाड़ी इलाकों में की गई। हर साल देश और विदेश से करीब 5.5 लाख पर्यटक दार्जिलिंग पहुंचते हैं, जबकि दार्जिलिंग की जनसंख्या 21.5 लाख है। यानी दार्जिलिंग की करीब 25% जनसंख्या के बराबर टूरिस्ट वहां हर साल आ जाते हैं। यह लैंडस्लाइड एक चेतावनी है कि अगर हमने पहाड़ों के साथ ये खिलवाड़ बंद नहीं किया तो अगली बार किसी और हिल स्टेशन पर आपको यही तस्वीरें एक बार फिर से नजर आएंगी। अब राजनीति देखिए। सुबह दार्जिलिंग में यह लैंडस्लाइड हुआ और उसी दिन शाम को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक दुर्गा पूजा कार्निवल में हिस्सा लिया, जहां उनकी ये डांस करती हुई जो तस्वीरें हैं ये चर्चा का विषय बन गई। इस पर विवाद हो गया कि दार्जिलिंग इतनी विपदा में है, दार्जिलिंग के लोग इतने परेशान हैं और ममता बनर्जी यहां पर एंजॉय कर रही हैं। अब बीजेपी ने ममता बनर्जी पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया है और कहा है कि उन्हें दुर्गा पूजा कार्निवल में शामिल होने के बदले दार्जिलिंग जाना चाहिए था और वहां पर राहत कार्यों की निगरानी करनी चाहिए थी। आज पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू और बीजेपी के विधायक शंकर घोष जब वहां पर गए तो उन पर अचानक से हमला हो गया। ये नेता जब बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटने के लिए गए थे, लोगों की मदद करने के लिए गए थे, लोगों का हालचाल पूछने के लिए गए थे, तब अचानक से इन पर हमला कर दिया गया। और बीजेपी का आरोप है कि यह हमला टीएमसी के इशारे पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले इस पर एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है और इस हमले की निंदा की है और उन्होंने कहा है कि यह घटना पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार की संवेदनहीनता और कानून व्यवस्था की खराब स्थिति को उजागर करती है। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने अभी थोड़ी देर पहले यह लिखा है, जहां पर उन्होंने कहा है द मैनर इन विच आवर पार्टी कलीग्स इंक्लूडिंग अ सिटिंग एमपी एंड एमएलए वर अटैक्ड फॉर सर्विंग द पीपल, it highlights the insensitivity of the TMC as well as the absolutely pathetic law and order situation in the state. पश्चिम बंगाल में जब से तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई है, हिंसा, मर्यादाओं को ध्वस्त करना, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना एक बहुत सामान्य बात हो गई है। और उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की सरकार और वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी की असंवेदनशीलता भी अपनी पराकाष्ठा के पार है। आप सभी जानते हैं कि इस समय उत्तरी बंगाल का अधिकांश हिस्सा बाढ़ की त्रासदी को झेल रहा है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी का मीडिया में वीडियो अवेलेबल है कि वो कोलकाता में एक उत्सव में नृत्य कर रही हैं। ये दोनों चित्र अपने आप में बहुत हृदय विदारक है। इससे मैं कह सकता हूं कि आप सबने वो अंग्रेजी में कहावत सुनी होगी कि द रोम वॉज बर्निंग एंड द नीरो वॉज सिंगिंग, बट हियर द सिचुएशन इज द बंगाल इज ड्राउनिंग एंड ममता जी इज डांसिंग। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अभी आज दिन में सोशल मीडिया पर लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है, मैं उनका पक्ष भी आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने लिखा है, टुडे वी आर लीविंग फॉर नॉर्थ बंगाल। आई विल बी स्टेइंग देयर फॉर 2 days टू सी रेस्क्यू एंड रेस्टोरेशन वर्क्स देयर। माई चीफ सेक्रेटरी इज अकम्पनिंग मी। डीजी ऑफ पुलिस हैज ऑलरेडी गॉन देयर। तो ममता बनर्जी ने कहा है कि वो भी उत्तरी बंगाल के लिए आज जा रही हैं, निकल रही हैं और वो अगले 2 दिन इसी बाढ़ प्रभावित इलाके में रहेंगी, उत्तरी बंगाल का दौरा करेंगी, वहां पर वो 2 दिन रहेंगी और वहां पर जो भी काम इस समय चल रहा है मदद का, उसकी वो निगरानी करेंगी। और वो कहती हैं कि मैं अपने राज्य के लोगों के साथ रहूंगी और उनकी पूरी वो मदद वहां पर करने वाली हैं। इसके साथ ही उन्होंने कुछ तस्वीरें भी लगाई हैं। तो ये है ममता बनर्जी का पक्ष आपके लिए। ममता बनर्जी उत्तरी बंगाल के लिए निकल गई हैं
और वहां पर 2 दिनों तक वो रहने वाली है। पहाड़ों पर इंसानों की लापरवाही से मौत हुई और ऐसी ही एक लापरवाही की वजह से देश में बच्चों की मौत हो रही है। बच्चे जब इस प्रकार मौत का शिकार होते हैं, बच्चों की चीजों को लेकर भी मिलावट की जाती है, बच्चे जब लालच का शिकार होते हैं तो बहुत दुख होता है। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि जो कॉफ सिरप बच्चों की तबीयत को सुधारने के लिए पिलाई जाती है, जब आपके बच्चों को खांसी होती है तो आप इस प्रकार का सिरप उन्हें देती हैं, अगर इस सिरप को पीने के बाद बच्चों की जान चली जाए तो क्या होगा? मध्य प्रदेश और राजस्थान में कॉफ सिरप पीने से अब तक 20 बच्चों की मौत हो चुकी है और यह कॉफ सिरप जहरीला था, मिलावटी था। इसका नाम है कोल्ड रिफ। आप याद कर लीजिए, ये जो मैं आपको नाम बता रहा हूं इससे आप बचकर रहिए। कोल्ड रिफ है, इस पर अभी 8 राज्यों ने बैन लगा दिया है। अगर आपके घर में भी है तो तुरंत इसे फेंक दीजिए। अगर बाजार में कहीं दिखाई दे तो कभी इसे खरीदने की भूल मत कीजिए। आप पहले से भी घर से अगर अपने घर में खरीद कर ले आए हैं तो कभी भी अपने बच्चों को यह मत पिलाइएगा, इसे आज ही तुरंत फेंक दीजिए। आपके परिवार में भी अगर जानने वाले हैं उन्हें भी बताइए। यह नाम है कोल्ड रिफ। आज हम ये डिकोड करेंगे कि आखिर कॉफ सिरप में ऐसा क्या था जो बच्चों के लिए जहर बन गया और अब आपको अपने बच्चों के कॉफ सिरप को लेकर क्या सावधानी बरतनी है। इस सिरप को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित 8 राज्यों में बैन कर दिया गया है। तमिलनाडु की जिस फैक्ट्री में यह सिरप बना था उसे सील कर दिया गया है और उस कंपनी के लाइसेंस को रद्द करने की भी सिफारिश कर दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार की जांच रिपोर्ट से यह पता चला है कि इस सिरप में DEG यानी डाइथेनिलीन ग्लाइकॉल नाम के केमिकल की मात्रा 46.28% थी। यह जांच रिपोर्ट है जो मैं भी अपने साथ लेकर आया हूं और इसमें मैं आपको बताऊंगा, जो केमिकल मैं आपको बता रहा हूं डाइथेलीन ग्लाइकॉल, इसकी जो मात्रा है इस दवाई में वो 0.1% होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी मात्रा है 46.28%। आप 46% का मतलब समझते हैं? लगभग अगर आपने इस पूरी बोतल को लिया है इस दवाई की तो इसमें से जो आधा इसका भाग है वो डाइथेलीन ग्लाइकॉल का है और यह होना चाहिए था 0.1%। यानी ये जो केमिकल है इस दवाई में तय सीमा से 462 गुना ज्यादा था। इस केमिकल का इस्तेमाल आप जानते हैं कहां होता है? इसका इस्तेमाल ब्रेक ऑयल में होता है, इसका इस्तेमाल पेंट बनाने में होता है। जो केमिकल पेंट में पाया जाता है, जो ब्रेक ऑयल में पाया जाता है, वो आपके बच्चे के पेट में जा रहा है दवाई के रूप में। और कई बार ये दवाइयों की कंपनियां सस्ती दवा बनाने के लिए ग्लिसरीन की जगह इस सस्ते केमिकल का इस्तेमाल करती है। यह लालच है इन लोगों का। पैसा बचाने के लिए, अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए ये इस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं और इस केमिकल के इस्तेमाल से जो कफ सिरप होता है वो पहले तो गाढ़ा हो जाता है और फिर मीठा बनता है ताकि आपके बच्चों को वो स्वाद लगे। आपने भी देखा होगा जब इस तरह के सिरप आप लेकर आते हैं तो बड़े गाढ़े होते हैं, थिक होते हैं और वो मीठे भी होते हैं। उसे गाढ़ा बनाने के लिए और उसे मीठा बनाने के लिए यह डाइथेलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल होता है और यही वो मिलावट है जिसकी वजह से बच्चे मर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी एक फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की गई है और जल्द 2 और फैक्ट्रियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। कफ सिरप से जो घटना घटी है, हमने इस पर कार्रवाई करते हुए जो तमिलनाडु की फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री की दवाइयों को भी बैन किया और 2 फैक्ट्री की और जानकारी आई है उनको भी हमने बैन करने के लिए लिखा है। और मैं मान के चलता हूं कि जहां ये दवाइयां बनती है वहां की दृष्टि से सरकार को भी उनको हमने लिखा और भारत सरकार को भी लिखा कि इनके खिलाफ खासकर तमिलनाडु सरकार ने जो अपनी इस बात को माना कि वहां उस फैक्ट्री की जहाँ दवाई बनती थी
वहाँ ये इस प्रकार की चीजों को भी पाया गया कि वो आपत्तिजनक थी। हमने अपने स्तर पर जो कार्रवाई की है उसमें कुछ और अधिकारियों को आज मैंने अपनी कठोर कार्रवाई करते हुए कि मानवीय दृष्टि से हम किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। खास करके मानवीय जीवन से जुड़े पक्ष हैं, छोटे बच्चों के लिए अगर ऐसी बात होना ये बहुत दुखद है। बच्चों को अगर इस तरह का जो कोई कॉफ सिरप देना है, इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ नए निर्देश जारी किए हैं। आप इन्हें बेहद ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बताता हूं क्या कहा है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। 2 साल तक के बच्चों को खांसी होने पर भी आप कभी भी इस तरह का कॉफ सिरप ना दें। फिर से सुन लीजिए, 2 साल का अगर आपका बच्चा है तो 2 साल तक किसी भी बच्चे को अगर खांसी होती है तो ये कॉफ सिरप कभी ना दें। सामान्य तौर पर 5 साल तक के बच्चों को भी कॉफ सिरप नहीं देना चाहिए और 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को केवल डॉक्टर की निगरानी में ही इस प्रकार का कॉफ सिरप देना चाहिए। कभी भी खुद से मत दीजिए। बच्चों को खांसी की दवा देते समय सही डोज का बहुत खास ध्यान रखें और सबसे जरूरी, एक समय में बच्चों को कई दवाइयां कभी भी एक साथ ना दें। डॉक्टर से इसके बारे में पहले जरूर आप पता कर लें। ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने आपके लिए कुछ नए टिप्स दिए हैं, ये आपको याद रखने हैं अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो। सरकार को मिलावटी कफ सिरप पर रोक लगाने के लिए अब कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने होंगे। भारत में इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं। आपको याद होगा, इससे पहले हम जब एक्सपोर्ट करते थे कुछ देशों में, वहां पर भी इस कफ सिरप में, इस प्रकार के कफ सिरप में समस्याएं आई थी। भारत से जो कफ सिरप एक्सपोर्ट किया जाता है उसके लिए बेहद सख्त नियम अब उन्होंने बना दिए हैं। अब हो ये रहा है कि जो हम बाहर बेचते हैं दूसरे देशों को, वो तो सामान हमारा बिल्कुल सही है, उसके लिए सख्त नियम है, लेकिन हमारे अपने देश में जो सिरप बेचा जा रहा है उसे लेकर ऐसी कोई सख्ती नहीं है। इसका क्या मतलब है कि जो बाहर के बच्चे हैं उनकी जान तो कीमती है, लेकिन हमारे घर में जो बच्चे हैं, हमारे अपने देश में जो बच्चे हैं, उनकी जान लगता है कीमती नहीं है। सरकार को वही मापदंड अब इन पर भी लागू करने चाहिए जो वो एक्सपोर्ट के लिए लागू कर रहे हैं। हमारे देश में बिकने वाले हर सिरप के बैच का समय समय पर रैंडम केमिकल टेस्टिंग करना चाहिए। हमारे देश में मिलावटी कफ सिरप पीने से पहले भी कई बार बच्चों की मौत हुई है, लेकिन सरकार सीखने का नाम नहीं ले रही। अब मिलावटी सिरप बनाने या बेचने वालों पर कड़ी सजा और भारी जुर्माना लगना चाहिए, जिससे भविष्य में किसी भी दवा कंपनी की इतनी हिम्मत ना हो सके कि वो आपको या आपके बच्चों के लिए ये मिलावटी दवाई बेचकर अपनी जेबें भरे, पैसा कमाए। आपने इससे पहले देखा होगा, पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन वो फैक्ट्रियां फिर से दोबारा शुरू हो गई। वो कंपनियां आज भी काम कर रही हैं और उनके खिलाफ कोई खास सख्ती होती नहीं। ये कंपनियां बहुत पैसे वाली कंपनियां हैं, इनके पास बहुत पैसा है, महंगे महंगे वकील ले लेते हैं, अदालतों में जाते हैं, वर्षों तक केस चलता रहता है, रिश्वत दे देते हैं और बाकी का फिर से दोबारा काम चालू कर देते हैं। DEG केमिकल, जो जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया, इससे बने कफ सिरप से पहली बार वर्ष 1937 में अमेरिका में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी। वर्ष 1990 में नाइजीरिया में भी इसी जहरीले सिरप को पीने से 47 बच्चों की मौत हो गई थी। 1990 से लेकर 1992 के बीच बांग्लादेश में भी ऐसे ही DEG वाले कफ सिरप पीने से 200 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी। हमारे अपने देश में भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन देखिए, अमेरिका जैसी जो सरकारें हैं वो तो सीख गई। अब वहां पर इस तरह की कोई घटना नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपने नियमों को बहुत सख्त कर दिया है। अब जरूरत है कि भारत की सरकार, भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकारें इतनी सख्ती दिखाएं ऐसे, खास तौर पर बच्चों की दवाइयों पर, कि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो ये मिलावट करने की। अब आपको ये बताते हैं कि पिछले 2 दिनों से पूरे देश में क्रिकेटर रोहित शर्मा की चर्चा चल रही है। अगर आप भी क्रिकेट के फैन हैं, क्रिकेट देखते हैं, तो अब तक ये चर्चा आप तक भी पहुंच गई होगी। 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए 38 साल के रोहित शर्मा को टीम के कप्तान के पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह 26 साल के शुभमन गिल को भारत की वनडे इंटरनेशनल टीम का कप्तान बनाया गया है। अब देश भर के क्रिकेट फैंस इस बात पर बड़े भावुक हो रहे हैं कि रोहित शर्मा के साथ BCCI ने अच्छा नहीं किया। आपने अक्सर अंग्रेजी का एक कथन सुना होगा,
एज इज जस्ट अ नंबर, यानी उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है। अगर आप फिट हैं, आपका बल्ला चल रहा है, तो उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा पर उम्र हावी हो गई है और इस उम्र को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। कई बार जिंदगी में 6 महीने का समय बहुत लंबा समय होता है। 6 months इज अ लॉन्ग टाइम। 6 महीने में तो बहुत कुछ हो जाता है। रोहित शर्मा 6 महीने के लिए क्रिकेट से दूर क्या हुए कि जब वापस लौटे तो उनकी कुर्सी जा चुकी थी। वापस लौटे तो सब बदल चुका था। चयनकर्ता शायद उनका नाम और चेहरा ही भूल चुके थे। अब 38 साल के रोहित शर्मा और 36 साल के विराट कोहली सिर्फ 26 साल के शुभमन गिल की कप्तानी में खेलेंगे। रोहित शर्मा ने अपने करियर में 273 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं। विराट कोहली ने 302 मैच खेले हैं, यानी इन दोनों ने कुल मिलाकर 575 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं। जबकि शुभमन गिल ने, जो अब कप्तान बने हैं, सिर्फ 55 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं। रोहित शर्मा के फैंस इस बात से आहत हैं कि उन्होंने अपने जीवन के 18 साल भारत की टीम को दिए, लेकिन इस देश ने कप्तान के तौर पर उन्हें 1 और साल देने से भी इनकार कर दिया। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ये मानते हैं कि रोहित शर्मा को यह समय मिलना चाहिए था और आज भी भारत के पास उनसे बेहतर कप्तान कोई और नहीं है। रोहित शर्मा ने हिंदुस्तान को 16 साल दिए और हम उनको 1 साल नहीं दे पाए बतौर कैप्टन। 16 आईसीसी इवेंट्स में 15 में जीत है, 15 मैच जीते हैं, 1 मैच हारे हैं। वो 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। चैंपियंस ट्रॉफी का जो लास्ट मैच था दुबई में, प्लेयर ऑफ द मैच थे रोहित शर्मा, प्लेयर ऑफ द मैच। वहां ट्रॉफी जीता के लाए। 2024 वर्ल्ड कप में वहां जीती भारत, वहां उनके नाम ट्रॉफी। बड़प्पन दिखाया कि वो रिटायरमेंट ले लिया कि भाई चलो 2024 का वर्ल्ड कप हम जीत गए, अब नए प्लेयर को आने दो। बड़प्पन दिखाया, हट गए। थोड़ा दिन लाइमलाइट से बाहर थे, कोई और आया, कप्तानी करी, या प्लेयर आए तो उनकी जगह चली गई। हिंदुस्तान में एग्जांपल है कि जब तक आपका दौर चल रहा है ना, आप उसको खींचते रहो। पर रोहित शर्मा ने ऐसा काम नहीं किया। प्लेयर बनाए, प्लेयर को सिखाया, संवारा, संभाला, अंडर प्रेशर हर चीज वहां पे बतलाई। पर उनको हमने 1 साल 2027 का जो वर्ल्ड कप है, कप्तानी उनको नहीं दी गई, हटा दिए गए। वो 1 साल उनको अतिरिक्त हम दे नहीं पाए। जिस कप्तान ने हमको 8 महीने में 2 ट्रॉफीज दी हैं, 2 ट्रॉफीज आईसीसी इवेंट की बात करें, उनका नाम नहीं है। शुभमन गिल टेक ओवर करेंगे। शुभमन गिल युवा है, नए हैं, अच्छे कप्तान बन सकते हैं, पर हर चीज में जल्दबाजी करने की आवश्यकता क्या है, छप्पर फाड़ के देने की आवश्यकता क्या है? उनका वक्त आएगा, पर अभी रोहित शर्मा का वक्त था। वैसे जो लोग रोहित शर्मा को बहुत करीब से जानते हैं वो कहते हैं कि उन्होंने बाकी खिलाड़ियों की तरह अपने करियर को लंबा खींचने की कोशिश नहीं की और वो टीम इंडिया में अपनी जगह से कभी चिपके नहीं रहे। उन्होंने टीम इंडिया में जो खिलाड़ी थे उन्हें हर बार प्रोत्साहन दिया, उन्हें प्रेशर में खेलना सिखाया और उन्हें यह सिखाया कि अपने लिए मत खेलो, देश के लिए खेलो, खुद के रिकॉर्ड के लिए मत खेलो, देश की जीत के लिए खेलो। एक नई कल्चर वो इस टीम में लेकर आए और इसीलिए उन्होंने इस साल मई में टेस्ट टीम से और वर्ष 2024 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद T20 टीम से भी, T20 गेम से रिटायरमेंट ले लिया था खुद से ही। यानी इससे पहले कि उनसे कोई जाने के लिए कहे, उन्होंने हर बार खुद ही बिल्कुल सही समय पर अपने जाने का फैसला खुद लिया है। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। लेकिन क्या इस बार इस पूरे बदलाव को रोहित शर्मा के लिए और ज्यादा सम्मानजनक नहीं बनाया जा सकता था? रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में भारत को 2 आईसीसी टूर्नामेंट जितवाए, जिसमें T20 का वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी है। रोहित शर्मा का सिर्फ एक और सपना बचा था और वो था वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतना, लेकिन बीसीसीआई ने उन्हें ये मौका नहीं दिया। ये वर्ल्ड कप अब से 2 साल बाद 2027 में खेला जाएगा। तब तक रोहित शर्मा की उम्र 40 साल हो चुकी होगी। बीसीसीआई का कहना है कि उन्हें 2027 के वर्ल्ड कप के लिए एक नई युवा टीम को तैयार करना है, युवा नेतृत्व को तैयार करना है और इसीलिए शुभमन गिल को अभी से तैयार किया जा रहा है। बात में दम है, लेकिन बहस इस बात पर हो रही है कि युवा प्रतिभा और नएपन को कहीं जरूरत से ज्यादा तो नहीं आंका जा रहा? कहीं बीसीसीआई युवाओं से और नएपन से ऑब्सेस तो नहीं है? अगर आपके पास पहले से ही दुनिया का बेहतरीन कप्तान तैयार है, दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन आपकी टीम में है, तो क्या आप सिर्फ उम्र को देखकर
उसे नजरअंदाज कर सकते हैं। ये एक पक्ष है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि रोहित शर्मा 38 साल की उम्र तक कप्तानी करने वाले भारत के सबसे उम्रदराज कप्तान पहले ही बन चुके हैं। रोहित शर्मा के बाद भारत के सबसे ज्यादा उम्र के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रहे हैं, जो 36 वर्ष की उम्र तक कप्तान रहे। एक दिवसीय मैचों में कप्तान के रूप में रोहित शर्मा की जीत का जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, वो है 75%, जो सबसे ज्यादा है। T20 मैचों में भी रोहित शर्मा की जीत का प्रतिशत 79% है, जबकि ओडीआई में महेंद्र सिंह धोनी की जीत का प्रतिशत 55% है। पूरी दुनिया में रोहित शर्मा से बेहतर रिकॉर्ड सिर्फ एक व्यक्ति का है, और वो है वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान क्लाइव लॉयड, जिनका ओडीआई में जीत का प्रतिशत 76.2% है, रोहित शर्मा से जरा सा ज्यादा। टीम इंडिया में शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव जैसे युवा बहुत प्रतिभाशाली हैं, और भारत को 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी अभी से करनी ही चाहिए। रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो या MS धोनी हो, सबको एक ना एक दिन तो टीम से जाना ही है। जब भी ये लोग रिटायर हुए तब हमेशा ऐसा लगा कि अब भारतीय टीम का क्या होगा, लेकिन हमारे देश में इतनी प्रतिभा है, हमारे देश में इतने युवा खिलाड़ी हैं कि वो जब वापस आते हैं युवा खिलाड़ी हमारी टीम में, तो पुराने खिलाड़ियों की याद आना बंद हो जाती है। आखिर में हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि टीम इंडिया का हर वो खिलाड़ी जिसने अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा भारतीय क्रिकेट को दिया है, एक सम्मानजनक विदाई का हकदार है। बीसीसीआई को रोहित शर्मा से पहले बात करनी चाहिए थी और कप्तान के तौर पर उनके रिटायरमेंट को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए था। उन्हें कम से कम एक मैच जरूर मिलना चाहिए था जिसमें देश के करोड़ों फैंस अपने मनपसंद कप्तान रोहित शर्मा को एक आखिरी बार अलविदा कह पाते। रोहित शर्मा कम से कम इतने के हकदार तो थे, कम से कम ये तो हम रोहित शर्मा के लिए कर ही सकते थे। और आज मैं उन तमाम पूर्व खिलाड़ियों के लिए भी बात करना चाहता हूं। हमारे देश में और भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं, आज उनका नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन जब उन्होंने अलविदा कहा तो उन्हें भी आखिरी मैच नहीं दिया गया। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का बड़ा नाम रोशन किया, जिनके करोड़ों फैंस इस बात से निराश थे कि एक आखिरी बार एक मैच में वो उन्हें देखना चाहते थे, लेकिन ये मौका भी उन्हें नहीं दिया गया। इसलिए आज ये बात ज़रूर कहनी पड़ेगी कि हमारे जो आइकॉनिक खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अपने जीवन का इतना बड़ा हिस्सा हमारे देश के क्रिकेट फैंस को दिया, हमें इतनी खुशियां दी, इस देश का नाम रोशन किया, कम से कम उनके लिए सम्मानजनक विदाई तो जरूर होनी चाहिए। रोहित शर्मा को अक्सर हिटमैन कहा जाता है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए कौन सा नया हिटमैन आया है, और उसका नाम है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र जो अंतरिक्ष से दुश्मन के हमलों का पता लगाएगा और फिर लेजर हथियार से उन्हें हवा में ही नष्ट भी कर देगा। मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में आपको आज 3 बड़ी जानकारियां हम देने वाले हैं। पहला, इसमें पूरे देश में 6000 से 7000 तक रेडार लगाए जाएंगे जो दुश्मन की लगातार हर समय निगरानी करेंगे। 6 से 7000 रेडार। रेडार एक ऐसा उपकरण होता है जो आसमान में उड़ने वाले एयरक्राफ्ट, मिसाइल या ड्रोन्स का तुरंत पता लगा सकता है। दूसरा, सैटेलाइट की मदद से अंतरिक्ष से दुनिया की मिसाइल्स का पता लगाया जाएगा और भारत पहली बार एयर डिफेंस के लिए अपने सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करेगा। और तीसरा, इसमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स भी होंगे जो मिसाइल फायर करने की बजाय लेजर एनर्जी से किसी भी हमले को हवा में ही नष्ट कर देंगे। अभी हमारे पास लेजर वेपन से सिर्फ ड्रोन्स के हमलों को रोकने की क्षमता है, और भविष्य में यह संभव होगा कि ये मिसाइल्स के हमलों को भी लेजर से हवा में नष्ट कर दे। अब समझिए कि भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र पर आधारित ये पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा। इसके पहले चरण में रेडार्स और सैटेलाइट्स होंगे जो हर दिशा से आने वाले खतरों का पता लगाएंगे। वर्ष 2030 तक भारत 52 नए सैटेलाइट्स लॉन्च करके एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार कर लेगा। इस समय अमेरिका, रशिया और चीन के पास ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो ये काम करते हैं, और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश होगा। ये सैटेलाइट्स एक खास इलाके पर नजर रख सकते हैं और किसी मिसाइल के फायर होते ही उसे तुरंत अंतरिक्ष में डिटेक्ट कर सकते हैं। अब सोचिए, सैकड़ों किलोमीटर ऊंचाई पर मौजूद ये सैटेलाइट बहुत ही कम समय में किसी भी नए हमले की जानकारी कंट्रोल रूम तक पहुंचा देंगे। इसके साथ ही जमीन पर 6 से 7000 रेडार भी
मौजूद होंगे और ये रेडार और सैटेलाइट एक ही नेटवर्क से जुड़े होंगे, ये आपस में बात करेंगे। इसके बाद दूसरे चरण में लेजर हथियार होंगे जो किसी भी लक्ष्य को बिल्कुल ठीक समय पर बर्बाद कर देंगे। तीसरे चरण में मिसाइल और एंटी ड्रोन सिस्टम होंगे जिसमें मिसाइल्स की मदद से ऐसे हमलों को नाकाम किया जाएगा, यानी एक सुरक्षा कवच के पीछे दूसरा सुरक्षा कवच भी मौजूद होगा, मल्टी लेयर्स होंगी। अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट से निगरानी के 3 फायदे होते हैं। पहला, इस समय भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से 600 किलोमीटर तक नजर रखी जा सकती है और 400 किलोमीटर तक हमला किया जा सकता है, लेकिन सैटेलाइट की मदद से आप दुश्मन की सीमा में हजारों किलोमीटर अंदर तक नजर रख पाएंगे। दूसरा, पहाड़ी इलाकों पर जमीन पर लगे रेडार्स की रेंज बहुत सीमित होती है, ऐसे रेडार हिमालय के पार नहीं देख पाते, जबकि सैटेलाइट आसानी से ये काम कर सकते हैं। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी दुश्मन के लिए जमीन पर मौजूद रेडार पर हमला करना आसान है, लेकिन अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स पर हमला करना बहुत ही मुश्किल है। भारत सहित दुनिया में सिर्फ 10 देशों के पास या तो सैटेलाइट्स पर हमला करने वाली मिसाइल्स मौजूद हैं या फिर वो इस समय इन्हें बना रहे हैं। पाकिस्तान के पास अभी ऐसी क्षमता नहीं है, हालांकि चीन के पास ऐसी मिसाइल्स हैं जो अंतरिक्ष में भी हमला कर सकती हैं। यानी मिशन सुदर्शन चक्र में हम 2 नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। पहली बार अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट भारत पर हर हमले की जानकारी देंगे और दूसरा, भविष्य के ये लेजर हथियार। आपको याद होगा 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की थी और ये सैटेलाइट और लेजर हथियार देश में ही हमारे वैज्ञानिक इस समय बना रहे हैं। कुछ समय पहले हमने आपको एक और रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें हमने बताया था कि इजराइल ने भी एक पिज्जा से भी कम कीमत में मिसाइल्स, ड्रोन्स और रॉकेट्स को हवा में नष्ट करने वाले एक लेजर सिस्टम को तैयार किया है। चीन की सेना ने पिछले ही महीने अपनी मिलिट्री परेड में पहली बार अपना लेजर वेपन दिखाया था, ये उसकी तस्वीर है। अब बहुत जल्द भारत के पास भी ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिससे आप सबकी सुरक्षा होगी। आप कई बार अक्सर ये सोचते हैं कि आप पैसा जो अपना टैक्स में देते हैं तो सरकार उस पैसे का क्या करती है। आपने इस बार देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब किसी देश के साथ जंग छिड़ती है और वो देश आपके ऊपर हमला करता है, तब आपको पता चलता है कि हमारे देश की सरकार, हमारे देश की सेना कितनी तैयार रहती है। हमारे देश की सेना शांति काल में भी कैसे भविष्य के लिए अपनी तैयारी लगातार करती रहती है ताकि आप सब लोग, आपके परिवार, आपके घर, आपके मकान, आपकी फैक्ट्रियां, आपका काम धंधा सब सुरक्षित रहे। अब एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद आपको दिखाएंगे डी कोड की डाक, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि कैसे डी कोड भारत के जेन जी का पसंदीदा शो बन गया है। आज हमारे पास बहुत सारे युवाओं की चिट्ठियां आई हैं, बहुत सारे छात्रों की चिट्ठियां आई हैं, वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो, राग हो प्रवाह हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। Visit your nearest JK Tyre Steel Wheel store today. हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। डी कोड की डाक में आपका स्वागत है। हमें आपकी चिट्ठियां और मेल्स लगातार मिल रहे हैं और जानकर हमें बड़ी खुशी होती है कि डी कोड युवाओं के बीच भी बहुत पसंद किया जाता है। और आज मैं खास तौर पर कुछ ऐसी चिट्ठियां लेकर आया हूं जो देश के युवाओं ने, छोटे बच्चों ने और छात्रों ने हमें लिखी हैं और उनकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चलती रहेंगी। मैं जल्दी से आपको पढ़कर सुनाता हूं। आदर्श तिवारी
हमारे एक युवा दर्शक हैं जो नागपुर महाराष्ट्र के हैं और सिर्फ 15 साल का ये छात्र है, 15 साल इसकी उम्र है और वो कहते हैं कि मैं आपका आभारी हूं और आपके द्वारा मानक शब्दकोश के उपयोग की सराहना करता हूं। समाजवाद ने देश के औद्योगिक विकास में अवरोध उत्पन्न किए, ये तो स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु देश में पूंजीवाद को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस विषय पर आपके विशेष विश्लेषण की अपेक्षा मैं रखता हूं। देखिए कितने समझदार हमारे 15 साल का बच्चा है और ये हमें ये बता रहा है कि देखिए क्या करना चाहिए। एक और छात्र हैं, उनका नाम है आर्य लिंगावर। ये कहते हैं डियर सुधीर अंकल, मैं 11वीं कक्षा में हूं, मेरा नाम आर्य लिंगावर है। माई पेरेंट्स वॉच योर डिकोड शो एवरी टाइम एंड समटाइम्स आई ऑल्सो वॉच द शो, हेल्प्स मेकिंग माई पर्सपेक्टिव ग्रो इन डिफरेंट वेज एंड फैक्ट्स एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। अब इन्होंने अपने कुछ सुझाव दिए हैं। देखिए ये कहते हैं कि इस देश में एक यूथ पार्लियामेंट होना चाहिए जिससे युवाओं की आवाज देश तक आ सके। ये कहते हैं कि महिलाओं की जो सुरक्षा है, गर्ल सेफ्टी इज जस्ट लाइक टॉक ऑफ द टाउन बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल वी ओनली गेट रिपोर्ट्स ऑफ विक्टिम ड्यू टू लैक ऑफ गर्ल सेफ्टी। महिला सुरक्षा पर जोर देना चाहिए। Reservations were made in 1921 for the backward people, but in the present year we know the backward people are no more or referred as millennials. और वो कहते हैं कि रिजर्वेशन के मुद्दे पर भी बहस होनी चाहिए। स्किल्स, वी नीड टू प्रमोट स्किल बेस्ड एजुकेशन इन कॉलेजेस। फिर वो कहते हैं कि हमारा जो लोकतंत्र है इस पर भी काम करने की आवश्यकता है और जेन जी लोकतंत्र में कैसे और ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा सकता है, इस पर काम होना चाहिए। और उन्होंने अपने जो सुझाव दिए हैं, मैं कहूँगा कि आर्य के जो सुझाव हैं शानदार हैं। हमारे 11वीं क्लास का जो बच्चा है वो इतनी बातें सोचता है, आप हैरान रह जाएंगे। फिर एक और हमारे दर्शक हैं प्रांजल कुमार, ये भी छात्र हैं और वो कहते हैं देयर शुड बी क्लीन रोड्स एंड फॉर द ड्रेनेज देयर शुड बी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बिकॉज इन द रेनी सीजन्स द रोड ब्रेक्स बिकॉज ऑफ द कलेक्शन ऑफ वाटर ऑन द रोड। ये कहते हैं एंड ये कहते हैं कि सड़कों पर अपना सुझाव दे रहे हैं। फिर एक और हमारे दर्शक हैं 11वीं क्लास के, मेरा नाम प्रांजल चौधरी है, मैं बिहार के दरभंगा जिले का रहने वाला हूं। आज भारत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोग सिविक सेंस को समझें और उसका पालन करें। वो प्रदूषण जैसी समस्या अपने आप कम हो जाएगी। वो ये कहते हैं आप अपने चैनल पर स्वदेशी चीज़ों के उपयोग की बात आपने जो की है ये बहुत अच्छा कदम है। और वो कहते हैं कि आराताई ऐप जिसे जोहो कम्युनिकेशन ने बनाया है, हमें भारत में बने ऐप्स और भारत में बने जो इस तरह के जो ऐप्स हैं स्वदेशी टेक्नोलॉजी, इसे बढ़ावा देना चाहिए। और वो कहते हैं मैं बिहार से हूं, इसलिए विशेष रूप से निवेदन करता हूं कि बिहार में जल्दी चुनाव होने वाले हैं, अपने चैनल के माध्यम से कोई अभियान चलाएं ताकि लोग समझ सकें कि वोट जाति के आधार पर नहीं बल्कि शिक्षा, विकास और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर करें। मुझे लगता है कि भारतीय युवाओं का माइंडसेट भी बदलना ज़रूरी है। आयुष उपाध्याय एक और हमारे दर्शक हैं, उन्होंने भी लिखा है अपने बारे में, कुछ सुझाव दिए हैं। और एक और हमारे दर्शक हैं आयुष उपाध्याय के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये सूरत गुजरात से हैं। और प्रद्युम्न त्रिवेदी कक्षा 12 के वो छात्र हैं, नोएडा से उन्होंने लिखा है जब भी मैं स्कूल जाता हूँ रास्ते में घरों के अवैध निर्माण के कारण सड़कें पूरी तरह से ढक जाती हैं। इसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाता है, हल्की सी बारिश होने पर सड़क पर पानी भर जाता है। मुझे स्कूल जाते समय काफ़ी परेशानी होती है, मेरी ड्रेस खराब हो जाती है और हमें बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। मैं अपनी पढ़ाई से रोज़ समय निकालकर YouTube पर आपका अपना शो देखता हूँ। और बहुत सारे हैं, मैं आज आपको पढ़कर नहीं बता सकता क्योंकि समय बहुत कम है। शिवम शुक्ला भी हैं शाहजहाँपुर से, 12वीं क्लास के छात्र, उन्होंने भी यहाँ पर लिखा है धूम्रपान के खिलाफ उन्होंने कहा है कि लोगों को सचेत करना चाहिए। बाकी की चिट्ठी मैं आपको कल पढ़कर सुनाऊंगा। और देखिए कि ये सारे स्कूल के छात्र हैं जो डिकोड देखते हैं और इनका थॉट प्रोसेस देखिए, इनके आइडिया देखिए और ये देखिए कि हमारे देश के बारे में कितने नए आइडियाज़ के साथ ये लोग आ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं डिकोड जिंदगी में आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। स्वराज से ज्यादा पावर कौन दे सकता है? नया स्वराज
नया स्वराज, मेरा स्वराज। अरे जीत टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। अरे जीत टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। अरे जीत टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जब शीशा सही होता है तो सब देख कर जाते हैं, और जब वही शीशा टूट जाता है तो सब बच कर जाते हैं। इसी को वक्त कहते हैं। नमस्कार।